तो स्वागत है आप सभी को मेरे इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम अध्याय 1 क्लास 7 जल और जंगल को देखने वाले हैं। इसमें हम इस अध्याय को पढ़ेंगे, ठीक है, और साथ ही इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे अंतिम में, ठीक है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला आपका जो पॉइंट है वो है जल, ठीक है। तो देखिए जो जल जो है, आपको तो पता है जल जो है हमारे चारों ओर पाए जाते हैं सभी जगह, ठीक है। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ जल मिलता ही है मिलता, लेकिन कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पर जल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सब तो आगे विस्तार में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि जो 22 मार्च को क्या है। देखिए 22 मार्च को जो है, ठीक है ना, ये विश्व जल दिवस के रूप में हम 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। विश्व जल दिवस के रूप में हमारे विद्यालय में 22 मार्च को ये सब यानी विश्व जल दिवस के बारे में कुछ कुछ बोला जाता होगा आपके विद्यालय में, ठीक है। देखिए जल के पॉइंट में आप तो जानते हैं कि आप जहाँ भी गए हैं वहाँ पर जल मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्थान होते हैं जहाँ पर जल की आपूर्ति नहीं होती है, ठीक है, और वहाँ पर सुखाड़ जैसी स्थिति बनाती है, ठीक है। और वहाँ पे बहुत दिनों से वर्षा नहीं होती, जहाँ जिससे क्या होता है कि मिट्टी भी वहाँ पर बंजर हो जाता है, ठीक है। आप अक्सर कहीं जहाँ जाते होंगे वहाँ पर कहते होंगे कि जल को बचाना चाहिए, जल को बचाना चाहिए। तो आज हमारा प्रश्न है कि जल को क्यों बचाना चाहिए। तो देखिए यदि हम पृथ्वी की जो जल की मात्रा है, अगर उसे हम बाल्टीन मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि अगर पृथ्वी में जो जल है, ठीक है ना, उसकी मात्रा समझ लीजिए बाल्टीन भर है, तो एक मग जो है, ठीक है ना, इसके अंदर जो है हमारे पीने योग्य पानी है, ठीक है ना। इसे एक मग में जो 150, अगर ये 50 ml पानी है, ठीक है ना, 20 लीटर अगर इसको मान लेते हैं तो 50 लीटर हमारे पीने योग्य पानी है, ठीक है। अब उसमें जो 50 लीटर 500 लीटर है, सॉरी, ठीक है, तो उसमें 150 जो लीटर है वो बर्फ़ में पाए जाएंगे, ठीक है, कुछ ज़मीन के अंदर पाए जाएंगे, कुछ पहाड़ों पर है, ठीक है। और शेष 1 चम्मच पानी जो होता है वह हमारे पीने योग्य होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो जल की मात्रा है, ठीक है ना, जल की मात्रा जो है, ठीक है ना, हमारे पीने योग्य वो 0.006% है, ठीक है। इसे भी लिख लीजिए जहाँ पर अंडरलाइन किया है। अब देखिए आप तो जानते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा जल की जो पूर्ति है पृथ्वी पर निरंतर उपलब्ध हुआ है, ठीक है, और ये करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी पर जल की मात्रा कम नहीं हुई है, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रक्रिया है ये कब क्यों नहीं हुआ है, तो देखिए ये विशेष क्रियाएं द्वारा, ठीक है ना, यानी जल चक्र के द्वारा संपन्न हुआ है, ठीक है। आप जल चक्र के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, पिछली कक्षा में। अगर नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए, नीचे चित्र दे रखा है जिसे समझाने के बाद आप अच्छे से समझ जाएंगे। जो देखिए भौम जल स्तर जो होता है, ठीक है ना, अब ये जो जल है, ये सारे जल जो है क्या होता है अंत में महासागर में मिल जाता है, ठीक है। अब ये महासागर से जो पानी सूर्य की उपस्थिति में वाष्पित होता है गर्म होकर, ठीक है, यानी कि ये सब जो है सूर्य की ओर रहता है, जिसके कारण ये वाष्प में बदल जाता है, ठीक है। अब जब ये वाष्प में बदल जाता है तो यह वाष्पित होकर क्या होता है, हवा चलने की वजह से ये सारे बादल यहाँ आ जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ आने के बाद ये सारे संघनित होकर बादल बन जाते हैं, ठीक है। संघनित होकर जब ये बादल बनते हैं, ठीक है ना, अब जब बादल बनते हैं तब बारिश होती है, ठीक है ना। अब जब बारिश होती है तब जो होता है क्या होता है कि जल की पूर्ति बनी रहती है, ठीक है। और इस पूरी क्रिया को हम जल चक्र कहते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से वाष्प हुआ, वाष्प से संघनित हुआ, संघनित होकर बादल बना, बादल से बारिश, तो ये सारे क्रिया को क्या कहते हैं, जल चक्र, ठीक। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट है भूमिगत जल एक महत्वपूर्ण स्रोत। देखिए भूमि में जो जल पाया जाता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। आज भूमि में जल है तभी तो आप कहीं भी रहते हैं तो जल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यही पॉइंट दिया गया है, भूमि जो है, ठीक है, भूमिगत जल एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और हम क्या करते हैं कि भूमि से लगातार जल निकालते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हम तो इसके अंदर भूमि के अंदर कुछ डाल नहीं रहे हैं पानी, है ना। तो यह इसकी पूर्ति जो है वो जो जल चक्र है, ठीक है, जल चक्र के कारण ही इसकी पूर्ति बनी रहती है, ठीक है। अब ये भूमिगत जल, ठीक है, अब ये भूमिगत जल किसे कहते हैं, ठीक है, इसे भी समझना है। जो भूमि के अंदर जो जल पाया जाता है उसे भूमिगत जल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, देखिए इन सभी को लिख लीजिए कि पाइप डालने के लिए बोरिंग करते समय जिस गहराई पर चट्टानें अथवा मिट्टी के बीच बहुत सारे रिक्त स्थान पर जल भरा होता है उसकी ऊपरी परत को भौम जल स्तर कहते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए पाइप जो डालने के लिए हम जो बोरिंग करते हैं यानी गड्ढा करते हैं, ठीक है, अब जिस गहराई पर चट्टान जो मिलता है और मिट्टी मिलता है उसके बीच जो भी सारे रिक्त स्थान में जो जल भरा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, भौम जल स्तर, ठीक है ना। अब देखिए स्तर से नीचे पाए जाने वाले जल को भौम जल कहते हैं, ठीक है। भौम जल स्तर क्या हुआ कि मिट्टी के ऊपर जो पाया जाता है वो भौम जल स्तर कहलाएगा, ठीक है ना। यानी रिक्त स्थानों पर जल जो भरा होता है वो भौम जल स्तर कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए स्तर के नीचे वाला जो पानी मिलेगा, ठीक है, उसे भौम जल कहेंगे, ठीक। अब देखिए भौम जल को समझ लिए, जल भर तथा भौम जल स्तर को भी समझ लेते हैं, भौम जल स्तर भी समझ रखे हैं, ठीक है। देखिए वर्षा जल, नदी, तालाब, झील का जो जल मिट्टी से सिरसकर भूमि के नीचे रिक्त स्थानों में दरार को भर देता है, ठीक है। भूमि के अंदर जल का सिराब होता है जिसे अंतः से अंदन कहते हैं। इस क्रिया द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः पूर्ति होती रहती है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, पानी नीचे कैसे आता है, तो जब हमारा जो क्या कहते हैं गड्ढे में पानी भरा रहता है, ठीक है ना, हमारे चारों ओर पर्यावरण में, ठीक है, जब बारिश होता है तो बारिश से क्या होता है कि जो भी आसपास गड्ढे होते हैं वह उसमें पानी भर जाता है। अब देखिए भूमि जो होता है मिट्टी के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, जिससे क्या होता है कि पानी नीचे भूमि में चला जाता है, जिससे भौम जल स्तर की पूर्ति बनी रहती है, ठीक है ना। उपयुक्त बिंदु को भी आप लिख लीजिएगा कॉपी में। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट क्या है, भौम जल का गिरना।
अक्सर हम देखते हैं कि कभी-कभार ज़्यादा दिन तक वर्षा नहीं होने के कारण ज़मीन के नीचे वाला पानी भौम जल का जो स्तर है वो नीचे गिर जाता है, जिसके कारण हम नल का या मोटर का उपयोग करके भी पानी निकालने की कोशिश करते हैं तो पानी नहीं निकलता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? सबसे पहला कारण जो है कम वर्षा के कारण ऐसा हो सकता है, ठीक है? और भी देखिए नीचे कुछ बिंदु है, जैसे जनसंख्या वृद्धि, जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि हो तब तब क्या होता है कि भौम जल का स्तर नीचे गिर सकता है, क्योंकि जनसंख्या की जो जल की माँग जो रहेगा उसकी पूर्ति के लिए जल का क्या होगा? हस्तक्षेप होगा। दूसरा औद्योगिकरण, मशीनीकरण जो होता है, ठीक है? जैसे फैक्ट्रियाँ बनाई जा रही है इतना सारा, ठीक है? कृषि, अब देखिए कृषि में बहुत बीघा का बीघा खेत जो होता है उसमें पानी देना पड़ता है और बहुत पानी का सिराब होता है, ठीक है? वन रोपण आदि में भी भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले ये सारे कारक हैं, ठीक है ना? इसको भी लिख लीजिए, ये सारे कारक हैं भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले, ठीक है? और वर्षा नहीं है, ये भी वर्षा अगर नहीं होता है तो ये भी एक कारक ही है। देखिए अगला हमारा पॉइंट है कि हमारे राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में जल की उपलब्धता समान नहीं है, यानी कि हमारे राज्य में जो बिहार है, ठीक है, उसमें सभी जगह एक समान जल की उपलब्धता नहीं है। कहीं पर जल अधिक है, उधर बाढ़ आ रहा है, और कहीं पर बहुत सूखाड़ी है, ठीक है? और इसके अनेक कारण हैं, जिससे प्रमुख कारण वर्षा का वितरण है, ठीक है ना? अनेक कारण ऐसे हो सकते हैं, लेकिन सबसे मेन कारण क्या है? मेन प्रॉब्लम वर्षा, ठीक है? वर्षा नहीं होता है इसलिए वहाँ पे जल की कमी होती है, ठीक है? कुछ स्थानों पर अधिक वर्षा होती है तो कुछ स्थानों पे बहुत कम या फिर नहीं ही होती है। दक्षिण बिहार में जो होता है वर्षा के कारण जल की कमी हो जाती है, ठीक है? वहीं उत्तर बिहार में क्या होता है? बाढ़ भी आ जाता है। और देखिए जल में जो जल की इतनी कमी है, ठीक है, तो इस सभी के बारे में आप तो जान चुके हैं, तो हमें जल का क्या संरक्षण करना चाहिए, यानी जल का प्रबंधन करना चाहिए, ठीक है? जल का प्रबंधन हम कैसे करेंगे? कहीं भी गड्ढा करके, ठीक है, उसमें पानी को हम क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे, जिससे वो जो पानी है ज़मीन के अंदर चला जाएगा, जिससे भौम जल स्तर बना रहेगा, ठीक है? अब देखिए इसके नीचे कुछ मेन बिंदु है, ठीक है, जिसे आपको लिख लेना है कि हमारे राज्य में अनेक स्थानों पर जल भंडारण एवं पुनः पूर्ति के लिए तालाब, पोखर, बावड़ी, चाहबरचो, ठीक है, आहारे आदि बनाए जाते थे, ठीक है, पहले, अभी भी बनाए जाते हैं कहीं कहीं स्थान पर, ठीक है? तो इन सभी में क्या होता था कि जल का भंडारण होता था, यानी जल इसके अंदर संरक्षित रहता था, ठीक है, जिससे जल की कमी नहीं होती थी, ठीक है? जब जल की ज़रूरत होती थी तो तालाब से ला लेते थे, जब तालाब नहीं रहता था तो पोखर के यहाँ से लाते थे, पोखर नहीं था तो कुआँ, ठीक है? तो इन सभी यह पहले हुआ करता था, ठीक है? लेकिन अब नहीं होता है, अब सभी जगह क्या है कि सड़क बन गया है, सड़क मार्ग, ठीक है? अब ज़मीन का पानी भी यानी कि जो वर्षा होता है, वर्षा का पानी भी ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता है, उधर इधर सिर्फ छिन्न भिन्न रह जाता है, ठीक है? अब देखिए जल संरक्षण का एक उपाय है इसके अंदर जो नीचे दिया गया है, ठीक है ना? ये ड्रिप सिंचाई है, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ से पाइप लिया जाता है, ठीक है? प्रत्येक पौधे के नीचे, प्रत्येक पौधे के इधर एक पाइप लगा रहता है, ठीक है? और इस पाइप से बूंद बूंद पानी जाता है, ठीक है? बूंद को क्या कहते हैं? ड्रॉप, ठीक है? ड्रिप, ठीक है? इसलिए इसे ड्रिप सिस्टम यानी ड्रिप तंत्र कहते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है कि पानी जो है बूंद बूंद करके पौधे में जाता है, जिससे पानी खपत नहीं होता है, ठीक है? इस तरह पानी की बचत भी होती है, पौधे को भरपूर पानी भी मिलता है, ठीक है? और पानी वेस्ट भी नहीं होता है, ठीक है? तो यह एक उपाय है, ठीक है? ड्रिप तंत्र। अब देखिए जल के विभिन्न बिंदुओं को हम अच्छी तरह से जान चुके हैं, ठीक है? अब आपको उसको पढ़ लेना है, यानी इस पूरे अध्याय को अंतिम में पढ़ना है। अगला जो पॉइंट है हमारा जंगल, ठीक है? ये जंगल थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे इस बार, ठीक है? देखिए हमारे देश में कई भागों में घने जंगल हैं, ठीक है? बिहार में भी कुछ ऐसे बड़े बड़े राज्य में जंगल है, ठीक है? और जंगले में कई तरह के पेड़, झाड़ी, घास आदि रहते हैं, ठीक है? जंगल में जो कि होता है कई तरह के जीव जंतु रहते हैं, जैसे आप जंगलों वाले बुक में भी देखे होंगे, ठीक है? कि उसके अंदर बाघ, ठीक है, हिरन, बंदर, तरह तरह के कीट पक्षी भी रहते हैं, ठीक है? जंगल में पाए जाने वाले वन्य संपदा जो होता है, ये जीव जंतु की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार जो है इन्हें आरक्षित घोषित कर देते हैं, ठीक है ना? तो चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए जंगल में पाई जाने वाली जो वन्य संपदा है, जैसे जीव जंतु, ठीक है, तो इन सभी की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार जो होता है, ठीक है ना, वो इन सभी जंगलों को आरक्षित कर देते हैं, ठीक है, यानी सुरक्षा देते हैं, ठीक है? अब जैसे इसके उदाहरण जैसे पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य है, ठीक है ना? अब वाल्मीकि अभ्यारण्य में जो है, ठीक है, बाघ जो है टाइगर के लिए ये संरक्षित वन है, यानी कि इधर कोई टाइगर को मार नहीं सकता है, ठीक है? और यहाँ बाघ भी बहुत सारे पाए जाते हैं, ठीक है? वैशाली जिले के बेरला अभ्यारण्य, मुंगेर जिले के भीम बांध अभ्यारण्य, गया जिले में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य और रोहतास जिले में कैमूर अभ्यारण्य बिहार के प्रमुख जंगल हैं, ठीक है? ये सारे जंगल जो बिहार यानी राज्य सरकार द्वारा आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा भी जगह जगह या कस्बों में अलग अलग छोटे छोटे जंगल भी लगे होते हैं, ठीक है? अब देखिए हम वन को तो अच्छी तरह से समझ लिए, ठीक है, जहाँ पर बड़े भूभाग पर उगाए जाते हैं वन, ठीक है? और कहीं कहीं राज्य में राज्य सरकार क्या करते हैं, वन को आरक्षित भी घोषित कर देते हैं, ठीक है? अब हमारा अगला पॉइंट है वन में खाद्य श्रृंखला, ठीक है? यानी वन के अंदर जो है खाद्य श्रृंखला जो है वो पाई जाती है। अब देखिए आप स्वपोषी, परपोषी और मृतपोषियों के बारे में जानते होंगे। स्वपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जैसे पौधे हैं, ठीक है? परपोषी उसे कहते हैं, ठीक है, जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है? जैसे मनुष्य हो गया, ये कहाँ से खाना लेते हैं, या तो जीव जंतु से, ठीक है, अंडा या दूध, या फिर क्या करते हैं कि पेड़ पौधे से लेते हैं। मृतपोषी के बारे में भी सुने होंगे। मृतपोषी क्या होता है, मरे हुए अवशेष से अपना खाना निकालता है, जैसे मशरूम हो गया, ठीक है? ये सब तो आपने जान चुके होंगे पिछली कक्षा में, और भी बहुत कुछ जाने होंगे, जैसे मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी। मांसाहारी उसे कहते हैं जो मांस केवल मांस खाते हैं, शाकाहारी उसे कहते हैं जो घास खाते हैं, और सर्वाहारी जो दोनों खाते हैं, मांस और
ये जंगल, ठीक है, यानी साग सब्जियाँ, ठीक है। तो ऐसे जीवों को सर्वाहारी कहते हैं, जैसे मनुष्य भी एक सर्वाहारी जीव जंतु है, ठीक है। अब जैसे खाद्य श्रृंखला को समझने के लिए देखिए इसको, ठीक है। देखिए जो घास जो होता है, ठीक है, उसे को क्या खाता है, उसे छोटे से कीड़े मकोड़े खाते हैं। अब देखिए कीड़े जो होते हैं, इस कीड़े को कौन खाता है, मेढक, और मेढक को कौन खाता है, यानी मेढक को कौन खा लेता है, सांप, और सांप को कौन खा लेता है, चील, ठीक है। तो यह एक प्रकार से श्रृंखला आ गया, ठीक है। और इस श्रृंखला में अगर एक की भी कमी हो जाती है तो पूरा श्रृंखला प्रभावित हो जाता है। मान लीजिए अगर ये छोटा सा कीड़ा है, ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये मेढक नहीं रहेगा, मेढक को खाना नहीं मिलेगा, और मेढक नहीं रहेगा तो सांप जिंदा नहीं रहेगा, सांप क्या खाएगा, और सांप नहीं रहेगा तो चील नहीं रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार नीचे भी देखिए 2 कॉलम दे रखे हैं, 2, ठीक है। घास को कीड़ा खाता है, कीट को मेढक, मेढक को सांप, और सांप को गरुड़ खा जाता है। वही घास को हिरन खा जाता है, और हिरन को बाघ खा लेता है, ठीक है। बाघ जो है ज़्यादातर शाकाहारी जंतु का ही शिकार करते हैं। तो देखिए इस क्रम को जो है, इसे क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। वन में अनेक खाद्य श्रृंखला पाई जाती है और सभी परस्पर यानी आपस में संबंध बनाए रखते हैं, ठीक है। यदि किसी भी श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ जाती है तो पूरा खाद्य श्रृंखला जो होता है यह प्रभावित आ जाता है, ठीक है। और यदि हम वन में किसी एक घटक तथा पेड़, ठीक है, पेड़ को हटा लें तो इससे जंगल या अन्य घटक भी प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है, या पूरी व्यवस्था ही टूट जाती है। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट है वन की मिट्टी, ठीक है। अब देखिए जंगल में जो होता है, वन की मिट्टी को भी समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप अगर वन में गए होंगे, किसी भी जंगल में गए होंगे, या फिर जहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे हैं वहाँ गए होंगे, तो वहाँ पर आप ज़मीन के नीचे देखे होंगे कि काफ़ी सूखे हुए पत्ते गिरे हुए रहते हैं, ठीक है। अब वे जो सूखे हुए पत्ते होते हैं, ठीक है, उसे कुछ सूक्ष्म जीव, ठीक है, कुछ इतने छोटे जीव होते हैं कि जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते, और ऐसे जीव सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ये काफ़ी छोटे जीव होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जीव को जो, ये सारे जो जीव हैं, ठीक है ना, सूक्ष्म जीव, ये पत्ते को अपघटित कर देते हैं, ठीक है। ये सूक्ष्म जीव क्या कहलाएंगे, अपघटक, ठीक है। और यह पत्ते को जो अपघटित करके मिट्टी में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे काली काली मिट्टी होती है पेड़ पौधे की इधर, ठीक है। और इस मिट्टी में क्या होता है, ह्यूमस पाया जाता है। ह्यूमस एक खाद ही होता है, ठीक है, ये मिट्टी ही है, ठीक है। लेकिन इसमें पौष्टिक जो होता है पौधे का वह भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण अगर ह्यूमस मिट्टी में होगा, ठीक है, तो वहाँ के जो फसल है या फिर पेड़ पौधे हैं ज़्यादा घने होंगे, क्योंकि उसे हर तरह के पौष्टिक मिल जाते हैं। मरे हुए जीव जंतु भी जो होते हैं वह क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद मिट्टी बन जाते हैं, ठीक है, और वह मिट्टी यानी कि ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। वो क्या बन जाते हैं, ह्यूमस बन जाते हैं, ठीक है। और जो अंततः पौधे के पोषण में सहायक होते हैं, और जिससे खाद्य श्रृंखला भी पूरी होती है, साथ ही पोषण चक्र भी पूरा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला है, वनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है, ठीक है। ये भी एक देखिए संतुलन ही है, यानी खाद्य श्रृंखला ही है। देखिए पादप और जंतु, जंतु में हम लोग आ जाते हैं, जीव जंतु आ जाते हैं, ठीक है। पादप में सारे पेड़ पौधे, और वन आ जाते हैं। देखिए पादप जो है, ठीक है, ये ऑक्सीजन देते हैं, हमें पता होगा आपको, वन जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। और हम सांस के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में ग्रहण कर लेते हैं, फिर हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हमें यानी वन में और जंतु का संतुलन बना रहता है, ठीक है। और अगर समझ लीजिए एक पादप अगर हट गया तो क्या होगा, जंतु रह पाएगा नहीं, ठीक है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि खाद्य श्रृंखला में अगर एक भी अंग प्रभावित हो जाता है तो उससे पूरा खाद्य श्रृंखला ही प्रभावित हो जाता है। इस प्रकार जो है आपके चैप्टर का मैक्सिमम टॉपिक को जो है कवर कर लिया गया है, ठीक है। अब देखिए हमने सीखा में सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसे भी समझ लेते हैं। जैसे जल के बिना जीवन संभव नहीं है। अगर जल ही नहीं रहेगा तो कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि जल हर जीव जो है, ठीक है, वो ग्रहण करता है। पेड़ पौधे भी ग्रहण करते हैं और हमारे तरह जीव भी ग्रहण करते हैं। जल की 3 अवस्था होती है, ठोस और द्रव और गैस, ठीक है। ठोस जैसे बर्फ हो गया, द्रव जल हो गया, और गैस वाष्प हो गया, ठीक है। जल चक्र द्वारा जल की पूर्ति बनी रहती है, फिर भी उपयोग में जल की कमी अभी भी होती है कहीं कहीं स्थान पर, और हमारे इधर भी कमी होती है, ठीक है। उद्योगों की तेज़ी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई, ठीक है, की आवश्यकता बढ़ती, कुप्रबंधन जल की कमी का मुख्य कारक है, ठीक है, ये कारक है, ठीक है। जल की मांग है कि हमें सभी जल का उपयोग अच्छे ढंग से करना चाहिए, ठीक है। वनों से हमें बहुत सारे उत्पाद मिलते हैं, ठीक है। वनों से हमें ऑक्सीजन मिलते हैं, फिर हमें ऑक्सीजन मिलते हैं, ठीक है, फल मिलते हैं, और लकड़ियाँ मिलती हैं, ठीक है। वन में वनस्पतियाँ विभिन्न परतें, जंतुएं, पक्षियाँ एवं जीवों को भोजन तथा आश्रय प्रदान करती हैं, ठीक है। अब देखिए वन जो है, ठीक है, वनों के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे हम जीव के ऊपर, जीव हमारे ऊपर, ठीक है। वन में मृदा, जल, वायु और सहजीवी के बीच आपस में क्रिया होती रहती है, ठीक है। वन मृदा को अपरदन से बचाती है, और मृदा वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होती है, ठीक है। तो मृदा मतलब मिट्टी होती है, ठीक है। अब हम अपने अभ्यास प्रश्न को हल करते हैं। अब देखिए हम अपने अभ्यास प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों को सत्य अथवा असत्य लिखिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले वर्षा जल का चरम स्रोत है, यानी वर्षा के ही कारण सभी जगह जल की प्राप्ति होती है, ये पूरा सत्य है, ठीक है। अब देखिए नदियों का जल जो है खेतों की सिंचाई का एकमात्र साधन है, सिर्फ हम नदी के ही उपयोग से जल यानी खेतों में सिंचाई कर सकते हैं, तो ये असत्य है, ठीक है। जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्र के निवासी करते हैं, तो ये भी गलत है, ठीक है। देखिए बाहरी क्षेत्र में भी जल की कमी होती है, ठीक है, शहरी क्षेत्र में भी, और शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक
जल की कमी होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक लोग निवास करते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। भौम जल प्राप्त करने के लिए डैश तथा डैश का उपयोग किया जाता है। देखिए भौम जल प्राप्त करने के लिए कोई भी 2 यंत्र, बहुत सारे यंत्र हैं, ठीक है। तो भौम जल यानी ज़मीन के नीचे वाले जल को प्राप्त करने के लिए यहाँ हम नलकूप लिख सकते हैं, नलकूप, ठीक है, तथा कुआँ, ठीक है, कुआँ का प्रयोग किया जाता है। या हम और भी बहुत सारे लिख सकते हैं जैसे मोटर, ठीक है। अब देखिए जल की 3 अवस्थाएँ होती हैं, ठीक है। तो देखिए डैश, डैश और डैश, इसके अंदर देखिए 3 अवस्था हम आपको बताए थे, ठीक है। ये क्या होता है, बर्फ़, ठीक है, बर्फ़ होता है। दूसरा क्या होता है, जल। तीसरा वाष्प होता है, ठीक है। ये तीन पाए जाते हैं, ठीक है, अवस्थाएं। भूमि के जल को धारण करने वाली परत क्या कहलाती है, भूमि को जो यानी भूमि के जल धारण करने वाली परत क्या कहलाती है, डैश कहलाती है। तो इसका उत्तर होगा भौम जल स्तर कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे भौम जल स्तर लिखाएगा, ठीक है, जल स्तर, ठीक है। अब देखिए वन शुद्ध करते हैं, देखिए वन किसे शुद्ध करते हैं, ठीक है। वन लिखिए वायु को शुद्ध करते हैं, ये ऑक्सीजन दे देता है। और क्या करता है, मिट्टी को, ठीक है, मृदा, ठीक है, मिट्टी को शुद्ध कर देता है, ठीक है। वन में छायावान पत्ती और जंतु, वन के नीचे जो पत्ती होता है और जंतु होता है, ये किसको कहते हैं, मिट्टी, ठीक है, मृदा। मृदा को समृद्ध कर देते हैं, यानी मिट्टी बना देते हैं, ह्यूमस बना देते हैं। अच्छा, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से क्या बनता है, ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नीचे अब लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हल करेंगे। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि समझाइए कि भौम जल की पुनःपूर्ति किस प्रकार होती है। तो देखिए इसका उत्तर है भौम जल की पुनःपूर्ति जो है, ठीक है, जल चक्र के द्वारा होती है, ठीक है। अब देखिए भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाएं, ठीक है। तो इसके अंदर लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, कृषि, वन रोपण आदि भी भौम जल को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा कारक क्या है, इससे ज़्यादा अधिक कारक है वर्षा, तो वर्षा भी लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे। तो इसका उत्तर है कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे के रख रखाव के लिए निम्न कदम उठाएंगे, जैसे सिंचाई के लिए ड्रिप तंत्र का उपयोग करेंगे, और सिंचाई आवश्यकता पड़ने पर ही करेंगे। खाद्य का उपयोग करेंगे, ठीक है, यानी खाद्य का उपयोग करेंगे, जैसे क्या हो गया, गोबर, ठीक है, इन सभी का उपयोग करेंगे। तो इसका आंसर यही है, लिख लीजिए। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऐसे 7 उत्पादकों के नाम बताएं जो हम वन से प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर लिखें, लकड़ी, ऑक्सीजन, फल, ह्यूमस, कुर्सी, चौकी, छाया आदि ये हमें प्राप्त करता है। देखिए कुर्सी चौकी जो है यह लकड़ी का ही अंश है, यानी कि कुर्सी जो है ये भी लकड़ी से मिलता है, चौकी भी है लकड़ी से मिलता है, और लकड़ी हमें कहाँ से मिलता है, पेड़ से। तो कुल मिला के ये दोनों भी उत्पाद जो है ये हमें पेड़ से ही मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, क्यों, समझाइए। तो इसका उत्तर है वनों से हमें कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, जैसे ऑक्सीजन सांस लेने में हम उसका उपयोग करते हैं, ठीक है, फल भूख मिटाने में, लकड़ी जो है ये चौकी पलंग बनाने में, और पत्ता जो है ये खाद्य बनाने में, ठीक है, इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, ये आप लिख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अब घटक किसे कहते हैं, यह वन एवं जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायक है। तो इसका उत्तर है, इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक है कि कुछ जीव इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं, ऐसे जीव को सूक्ष्म जीव कहते हैं। और ये सूक्ष्म जीव अब घटक कहलाते हैं, क्योंकि सूखी पत्तियों के नीचे क्योंकि ये जो सूक्ष्म जीव है, ठीक है, यह सूक्ष्म जीव जो है सूखी पत्तियों को अपघटित करके ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, यही लिखना है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलित बनाए रखने के लिए वन के योगदान को समझाइए, ठीक है, यानी ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को जो संतुलित हम बना के रखेंगे, ठीक है, में वन का योगदान समझाइए, यानी वन क्या योगदान रखता है, जैसे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड संतुलन रहता है। तो देखिए इसका उत्तर आप लिखेंगे कि वन कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर ऑक्सीजन मुक्त करता है, जिससे ना ही कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है और ना ही ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह विषैला गैस से समझिए, क्योंकि ये अगर ज़्यादा हो गया पृथ्वी पर तो पृथ्वी पर इतनी गर्मी पड़ेगी कि सब कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये भी समझिए खतरनाक ही गैस के अंदर में आता है। दूसरा चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हो गया तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता है पृथ्वी पर, ठीक है। तो ये भी बहुत खतरनाक गैस है जिसे हम मुक्त करते हैं, परंतु पेड़ पौधे जो है इसे ग्रहण करके इसे शुद्ध वायु यानी ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपका अध्याय समाप्त हुआ है, ठीक है। मैंने आपका सारा क्वेश्चन आंसर कवर करके और अच्छे से ये सारे पॉइंट्स को कवर किया मैंने अपने क्षमताओं के अनुसार, ठीक है। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। तो मिलेंगे कभी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।